स्वागत है आपका। मैं सबा खान, आप देख रहे हैं खबरें जनता यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शौकत अली रिजवी साहब हैं। उनसे जिन मुद्दों पे बात करेंगे, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सातों चरण का इलेक्शन संपन्न हो चुका है। इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या होगा। मोदी जी का कहना है कि 400 पार होगी, तो वो आर होंगे या पार होंगे, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे शौकत साहब से। स्वागत है सर आप। बहुत बहुत शुक्रिया सवा साहबा कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मौका दिया है। और ये जो आपका खबरें जनता है, इसके जरिया जो है वो आप लोगों की आवाज जो है आवाम तक पहुंचा रही हैं। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन संपन्न हो चुका है पूरी तरह से। इसमें आप इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे क्या राय देंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अपील की है। और इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाना बहुत जल्द मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ उन पे जो है वो शक की सुई घूमती है। उसकी वजह से कि जब वोट पड़ता है तो उसके बाद वो वोट जो उस वक्त होता है, और फिर उसके बाद जो उसकी पर्ची से कहा जाता है कि मिलाया जाए, तो वो कहते हैं कि साहब वो नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह से वो उसको एक टैली नहीं कर पाते हैं। और मालूम हुआ कि वोट इतना पड़ा और काउंटिंग में जो है इतना आ गया। तो उसकी कुछ कहीं ना कहीं सुई जो है वो शक की घूमती रहती है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन कमीशन जो है उनके भी जो दायरे हैं उसके अंदर जो है शक की गुंजाइश लोगों को, सियासतदानों को पैदा हो रही है और हुई है। और उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार किया है, लिखा है, सब कुछ किया है। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार देश में क्या माहौल रहेगा? देखिए, देश में जो माहौल है वो बिल्कुल खुला हुआ है, क्योंकि 10 सालों से जो देश के अंदर जिस तरह का समाज और सोसाइटी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, वो इस देश के लिए जो ऋषि मुनि का देश है, जो यहाँ सभी धर्म के प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों का देश है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत जहर घोलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से देश का वातावरण बहुत हद तक जो है अच्छा नहीं है। जहाँ सब लोग भाई चारगी के साथ रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक खास एक चीज थी, उसकी उसका ताना बाना जो है वो कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक खास पॉलिटिकल इस पर आकर के उन्होंने एक खास कम्युनिटी को डिफेम करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से देश के अंदर अगर मान लीजिए गुलाब का फूल है, और गुलाब का फूल उसी वक्त खूबसूरत लगता है जब उसमें सारी पंखड़ियां लगी रहती हैं। अगर एक पंखड़ी को भी उसमें से तोड़ दिया जाए तो गुलाब फिर खूबसूरत नहीं होता है, लोग उसे निकाल कर फेंक देते हैं। तो अगर वो ये सोचते हैं कि माइनॉरिटीज को हम जो है हटा देंगे या माइनॉरिटीज के खिलाफ या एक तबके के खिलाफ अगर कुछ करते हैं, तो वैसे ही है कि जो नेहरू जी गुलाब का फूल एक लगाए रहते थे शेरवानी में, वो इसी वजह से कि वो नेशनल इंटीग्रेशन का एक बड़ा ये था। अब उसमें ये जो आहिस्ता आहिस्ता करना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि करना चाहते हैं, बल्कि एक स्लोगन लगाते हैं ताकि दूसरे लोगों का वोट हमारी तरफ आए और ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, मेहनत नहीं करना पड़े। और क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो देखिए वो बेरोजगारी से परेशान हैं, आपके महंगाई से परेशान हैं, और तरह तरह की सामाजिक बुराइयों से परेशान हैं। उन परेशानियों में वो इनकी बात के बहकावे में आ जाते हैं कि हो सकता है कि कुछ एक खास तबके के खिलाफ कह रहे हैं, तो ये करेंगे तो हमारे लिए आसानियां पैदा होंगी। हालांकि वो आसानियां उनके लिए नहीं पैदा होंगी, बल्कि और मुसीबत बनती जा रही है और बनती रहेगी। इंडिया अलायंस को इस बार कितनी सीट आ रही है सर? देखिए, इंडिया अलायंस की सीट जो है, जो मेरा अपना अनुमान है, उसमें हमको लगता है कि 270 से ऊपर ही हमको लगता है कि आना चाहिए। टीवी पे जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, उसके लिए क्या आप उस एग्जिट पोल से इत्तेफाक रखते हैं? क्या सही है या गलत, क्या आपको लगता है? देखिए, टीवी तो जो है पोलिंग जो दिखलाते हैं, तो वो किसी न किसी से उनका जो है वो तालमेल रहता है और वो बायस्ड रहते हैं। अगर वो सही मानों में उसको ये करें, या फिर ये कहिए कि पहले ही से वो इस कदर गुहार लगाते हैं ताकि जो वोट का पोलराइजेशन हम कर सकें,
गलत तरीके से वो जस्टिफाइड हो जाए, वरना ऐसा करना नहीं चाहिए कि आप बेकर अभी ये किए हुए आप बड़ा बड़ा लंबा लंबा जो है वो फासला बता दीजिए। ये बहुत मुश्किल चीज है कि आप कहिए हम इतने से जीत रहे हैं, हम इतना से कर रहे हैं। नहीं, हाँ थोड़ा कमोबेश हो सकता है, तो वो हम समझते हैं कि वो क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक कुछ ऐसे इससे है जिससे वो सारे चैनल वाले समाज को एक मैसेज दे रहे हैं, वो हम नहीं समझते हैं कि उनको देना चाहिए, और ये गलत मैसेज हो जाता है। अब या तो प्लानिंग जो है उसके तहत ये कहा जाता है कि इतनी बार झूठ बोलो तो सच साबित हो जाए, या फिर उतना आ जाए तो लोग सड़कों पर न निकल जाएं, हंगामा नहीं करें। पहले से ऑलरेडी तो हम कह ही रहे थे कितना आ जाएगा, मीडिया भी यही कह रही थी। तो उस आवाम के गुस्से को कम करने के लिए और उस आवाम के कहने का मतलब है कि जो एजिटेशन करें उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए ये भी एक टेक्निक है जिसका वो इस्तेमाल मीडिया के जरिए कर। मोदी जी का कहना है 400 पार इस बार होगा, तो इस पर क्या कहेंगे कि सही में पार होगा या आर या पार बीच में लटक जाएंगे, क्या होगा? नहीं, वो देखिए कहा जाता है वोट वोट को लेना है तो उसके लिए सब जतन किया जाता है। एक जमाने का टाइम है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी वोट लेते थे, थोड़ा स्टाइल अंगेज तकरीरें करके और माइनॉरिटी से खिलाफ बोल करके या किसी और चीज को लाते थे। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता था तो लोग उनसे कहते थे कि सर आप तो तकरीर में ये सब बोलते हैं और आम दिनों में जब जीत करके आ जाते हैं तो ये बात आप नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि देखो वो हमको वोट लेना था, वोट लेने के लिए हम ये सब बातें करते हैं। जब मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ या हम फॉरेन मिनिस्टर बने, तो हम देखते हैं कि हमको तो सारे देश विदेश में मुस्लिम कंट्री से भी बात करनी है, उससे भी हमको तेल लेना है, किसी से और काम लेना है, किसी से और काम लेना है, तो हम वहां पर उसको हमको उसी डिप्लोमेटिक वे में काम करना पड़ता है। हम अलग कर करके उसको नहीं कर सकते। तो ठीक इसी तरह से हमारे पीएम जी जो हैं वो उसी डिप्लोमेटिक के तरीका कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा कम कर रहे थे, ये थोड़ा ज्यादा करने शुरू कर दिए हैं और उसको चाहते हैं कहने को कि साहब 400 पार ताकि जस्टिफाइड हो जाए, समझा। जो कि कहा जाता है ना कि अगर ये नहीं बोलेंगे और कुछ होगा तो कहेंगे कैसे हो गया, पहले ही से कह दो ताकि हम तो कह ही रहे थे, और पब्लिक के दिमाग में भी एक बात बैठ जाए। तो ये साइकोलॉजिकल वार है, ये एक साइकोलॉजिकल वार है कि ये पहले ही से आवाम को शुरू से बोलते हुए आइए ताकि अगर कुछ हम कर लिया तो उसका ऐप जो है नहीं खुले। उस ऐप को छिपाने के लिए ये बात कही जाती है 400 पार। और आखिरी सवाल सर, कि क्या लगता है देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? मेरा तो अपना ख्याल है कि इंडिया की सरकार बन जाएगी। हाँ, प्रधानमंत्री का क्या कहना है? प्रधानमंत्री में हम कंफर्म नहीं है कि कौन होगा, इसलिए कि वो क्योंकि इंडिया अलायंस है, तो उस इंडिया अलायंस में हु विल बी द सुटेबल कैंडिडेट एट दैट टाइम, और उस पर कौन लोग राजी होंगे किसके ऊपर किया जाए। लेकिन आवाम चाहती है कि राहुल गांधी हों, इसलिए कि उन्होंने कन्याकुमारी तक जो जो अपना पद यात्रा किया है और वो एक तरह से समझिए कि गांधी जी के नक्शे कदम पर चले हैं और लोग उनके साथ जुड़ते गए हैं और पूरे माहौल को उन्होंने जो है वो बदल डाला है। मोहब्बत की दुकान खोल करके नफरत की दुकान बंद करने में उन्होंने जो मदद की है राहुल गांधी ने, तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम उसको नहीं भुला पाएगी और आवाम की ख्वाहिश यही होगी कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। अब ऐसी सूरत में क्या वहां पर होता है, अगर वो नाजुक वक्त होगा तो हमको लगता है कि राहुल गांधी खुद ही बैक होकर के किसी और को बना सकते हैं, लेकिन हक तो उन्हीं का पहुंचता है क्योंकि सारी लड़ाई फ्रंट पर जो लड़ी है वो राहुल गांधी ने लड़ी है, चाहे वो पद यात्रा करके हो, चाहे जितने सवालों का जवाब देना था उन्होंने दिया है। सर, इस वक्त देश में मुस्लिम राजनीति किस तरफ जा रही है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है सभा साहब, क्योंकि हर शख्स की निगाह जो है इस वक्त मुसलमानों के ऊपर है कि इनका क्या रोल होगा इस पॉलिटिकल आने वाले दिनों में या इसमें। तो देश में इस वक्त मुसलमान जो राजनीति जो जा रही है वो सच पूछिए तो हम जहां तक समझते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया है, कि गालिब के इस शेर से मुझे अंदाजा लगता है कि रंग से खूगर हुआ, खूगर कहते हैं आदी हो जाना, तो जब किसी चीज का आदी हो जाता है तो उसको खूगर कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि रंज से खूगर हुआ इंसान
तो मिट जाता है रंज। अब मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो इस तरह से उनके ऊपर इतनी आसानियां हो गई हैं, चीजों को सुनते सुनते आदी हो गए हैं, और सहते सहते तमाम चीजों को जो उनके खिलाफ साजिशें होती रही, उसको सहते सहते वो आदी हो गए हैं। तो अभी फिलहाल जो है उनका कोई ये नहीं है। बस मैं एक ही शेर में उनका जवाब दे दूंगा कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है। बशीर बदर का शेर है कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। तो जब वक्त आएगा तो मुस्लिम रहनुमा जो है वो अपनी राह बना लेंगे, और वो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह वो सामने आएगा। अभी इसकी जरूरत ऐसी महसूस नहीं हो रही है। अभी इंडियन अलायंस के साथ ही काम करना है, और इंडियन अलायंस के साथ मिल करके काम करेंगे तो मजबूती आएगी, देश जो है हमारा मजबूत होगा। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो बदलने की बात है वो नहीं होगी। ये डेमोक्रेसी है, ये इसकी समझिए कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है खूबसूरती के साथ उसको बचाव होगा। ये सारी चीजें जो है कि देश बचाओ, जमहूरियत बचाओ, तो ये सारी चीजें होंगी। इसलिए लोगों का भी उसी तरफ रुझान है, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप कोई भी। सर अभी सिवान से हिना शहाब ने इलेक्शन किया, उसमें आपको क्या लगता है कि हिना शहाब का क्या रहेगा मामला? वो उनकी राजनीति कैसी रहेगी, जीतेंगी, क्या होगा? देखिए, हिना शहाब एक ऐसा सिंबॉलिक तरीके से सियासत में आई हैं, जो आज से पहले किसी भी, हमको नहीं लगता है कि सियासत में कोई लेडी इस सिंबॉलिक अंदाज में आई हो। और उन्होंने जो सिंबल पेश किया है, लिबास के जरिए भी, बात के जरिए भी, गुफ्तगू के जरिए भी, और उन्होंने कहा कि सारा रंग मेरा है, और सीवान के अंदर जितने लोग हैं वो मेरे अपने हैं, और उनकी तरक्की के लिए और वहाँ की तरक्की के लिए जो शहाब साहब ने किया है, उनको सामने रखते हुए हम चाहेंगे कि सीवान के अंदर तरक्की करें। तो लोगों की जो है उस तरफ बढ़ा, और चूंकि इंडिपेंडेंट लड़ा उन्होंने, तो इंडिपेंडेंट लड़ने का मतलब ही है कि वो आवाम की नुमाइंदा है, किसी पार्टी की नुमाइंदा नहीं है। किसी पार्टी की नुमाइंदा होने से लिमिट हो जाता है कि वो पार्टी के ही लोग वोट देंगे, लेकिन जब इंडिपेंडेंट कोई लड़ता है, आजाद उम्मीदवार, तो वो आवाम का नुमाइंदा होता है। और जब आवाम का नुमाइंदा हो जाए तो आप यकीन जानिए कि उसको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए हम समझते हैं कि हिना शहाब काफी वोट से जीतेंगे, और वो अपने शौहर शहाबुद्दीन साहब की जो है, जो उनका मकसद था सिवान में लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करना, और वहाँ के तमाम चीजों को, काम जो रुका हुआ उसको आगे बढ़ाना, वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगी। और मुस्लिम लीडरशिप में औरतों के जो नहीं आती हैं, उनके अंदर भी एक अहम रोल पैदा करेंगे। बिहार में सर एमआईएम की पार्टी भी अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रही, इसमें आपको क्या लगता है? जैसे किशनगंज से अख्तरुल मान साहब हैं, तो क्या वो अपने पैर को जमा पाएंगे? देखिए, ये एमआईएम जो है, ये हैदराबाद से चल के आई, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी होना चाहिए। यहाँ सब है, मुस्लिम लीग है, एमआईएम भी है, और भी है। तो पार्टी बनाना या पार्टी चलाना कोई ये नहीं कहा जाता है कि खराब चीज है। हर को अपनी नुमाइंदगी करने का इख्तियार है, डेमोक्रेसी में उसको आजादी। बिल्कुल। और जब वो बिहार आए तो उनसे जो भी ये कह लीजिए कि उन्होंने, हमको लगता है कि शायद उन्होंने स्टडी नहीं किया है। अगर वो स्टडी करते तो इस तरीके से बिहार के अंदर जब वो उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने अख्तर इमान को खड़ा किया एमपी के लिए, तो उसमें हार गए। उसके बाद असेंबली में उन्होंने 4 सीट जिताया, और वो चारों आदमी छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये है कि वो एमआईएम की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो अपने बलबूते पर जीत करके आए हैं, और एमआईएम की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, और अख्तर इमान की भी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो अपने उनके लीडरशिप को मानते तो वो किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जाते, और चारों चले गए, सिर्फ एक्सेप्ट जो है अख्तर इमान बच गए। तो ऐसी सूरत में हमको नहीं लग रहा है कि एमआई बहुत ज्यादा अच्छा कर सकेगी, या आवाम के दिलों पर कोई एक अच्छा असर तासुर छोड़ सकती है, क्योंकि आपको लीडर ही नहीं मान रही। फिर जीतेंगे, फिर भाग जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह कर एमआईएम जो है आगे नहीं बढ़ रही। उन पर बार बार तोहमत भी लगाया जाता है कि वो बी पार्टी हैं, बी पार्टी हैं। देखिए, मैं तो तोहमत नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम बिहार में जितनी भी अंजुमन है, जितनी भी तंजीमें हैं मुसलमानों की, और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे पहले उनको मिलना चाहिए था।
कि हम बिहार में MIM को ला रहे हैं, बिहार में MIM को काम कर रहे हैं, तो हमको आप लोग मदद कीजिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या ये होगा। तो यहाँ पर शक की सुई घूम जाती है कि वो मिलते नहीं है किसी से, वो बस सीधे थोप देते हैं कि मैं बस यहाँ आ गया हूँ और मैंने कैंडिडेट दे दिया और मैं जिता लूंगा। ये थोड़ा सा उनका भ्रम ठीक नहीं है। अगर वो वाकई करना चाहते हैं, उनके अंदर इखलास है, तो उनको चाहिए ये कि तमाम इज्तिमाई तौर पर जमायतों से उनकी पहले मेल मिलाप करें और जो इंटेलेक्चुअल मुसलमान हैं उनसे भी मिलें, और साथ साथ एक माशरे तौर पर एक ऐलान भी करें कि साहब हम यहाँ ये काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो है कि अख्तरुल साहब ने ला करके उसको किशनगंज के बोतल में जिन की तरह बंद कर लिया है MIM को, और जो बंद कर लिया तो वो जिन वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। अब बड़ी कोशिशों से निकला, तो अभी जो है इस इलेक्शन में 2-4-5 को खड़ा कर दिया। बताइए, फुलवारी शरीफ से खड़ा करने का कोई तुक नहीं था। अगर आप मान लीजिए वोट काट रहे हैं तो क्या कहेगा लोग? इसका मतलब ये है कि अगर हाँ सारे मुसलमान वोट दे देते तब भी सही था कि हाँ भाई चलिए आपकी नुमाइंदगी मान रहा है, आपको लीडर मान रहा है, आपकी पार्टी को मान रहा है, तो लोग अगले इलेक्शन में आपकी तमाम पार्टियां आपसे राब्ता करेंगी कि हमसे अलायंस कीजिए या हमारी मदद कीजिए। लेकिन उनको तो वोट आ नहीं रहा है। जब वोट नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाएगा? वो खुद कहलवाने लगते हैं अपने आप को अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, या उनको जो लोग एडवाइस कर रहे हैं वो उनके एडवाइजर सही नहीं है, और हम समझते हैं कि उसकी वजह से उनकी बदनामी भी हो रही है, उनकी पार्टी की भी बदनामी हो रही है, और असेंबली में भी बदनामी होगी। वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नफरत से आप किसी चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। नफरत का खेल खत्म करना होगा, मोहब्बत के साथ चलें। गरजदार आवाज से अगर हम बहुत कुछ बोल दें और किसी को जो कुछ कर दें, तो उससे ये नहीं होता है कि कौम जज्बात में आकर के फिर वही गलती करवाए जो पहले गलती की। अशरफ अली फातमी जी का कहना है कि ओवैसी साहब बीजेपी को सामने से गाली बकते हैं और पीठ पीछे हाथ मिलाते हैं। देखिए, इसमें भी मेरा एकदम बिल्कुल वाज़ेह सही बात कहा है। दो चीज हमको है कि अगर हमारे कायद, MIM के कायद, मेरे नहीं बल्कि MIM के कायद, मैं तो उतना दूं नहीं, MIM के कायद अगर वाकई फिराक दिली से और यूं कहिए कि इखलास के साथ करना चाहते हैं कौम की रहबरी, तो उनको अपना जहन, अपना दिल और दिमाग साफ करना होगा। एक दूसरी चीज है कि जो ये बात उन्होंने कही है तो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि आप दो नेशनल पार्टी है, एक कांग्रेस नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी नेशनल पार्टी है। आप दोनों ही को गाली देंगे तो आप किस कटहरे में खड़े होंगे? आप तो नेशनल पार्टी है नहीं, आप नेशनल पार्टी नहीं है और आपका वजूद नहीं है। आप बहुत होगा एक दो जिता के ले जाएंगे, आप कहेंगे कि आवाज में आवाज बनाएंगे, लेकिन न तो आप कांग्रेस की तरफ जाना चाहेंगे, और बीजेपी को आप खामखा ही कह के कहते हैं ताकि जो लोग कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं मुसलमान वो ना जाएं, तो वो भी वैसी है कांग्रेस। तो ये कहना गलत है। सियासत में कहीं ना कहीं गलती होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सजा जो है पूरी जिंदगी होती है। कांग्रेस ने अगर कहीं गलती की होगी तो उसका अजाला करने के लिए ये तरीकाकार नहीं है, बल्कि उससे नुकसान हम सब लोगों का हो रहा है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है कि अगर मान ली बीजेपी को बुरा कर दे तो कहते भाई कि कांग्रेस को मदद करेंगे जीतने के बाद, सब खुल के बोले कि नेशनल पार्टी है, इंडिया अलायंस को मदद करेंगे, तो ये नहीं कहेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो समथिंग इज ब्लैक इन द मिल्क, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। हम उन पर तोहमत नहीं लगा रहे हैं, लेकिन खुद ब खुद तोहमत जो है बन जाता है शक की बुनियाद पर, और जिसकी वजह कर लोग उसको गलत समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए आपका। आपने देखा हमारे जर्नलिस्ट साहब रिजवी साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं, तमाम पार्टियों को मद्देनजर रखते हुए सारी बातें बताई हैं, और इस पर मंथन किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि क्या अभी मुआशरे का हाल चल रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे चैनल के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।